हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में जो आपका पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में 28 फरवरी को, हम भाई एकदम वैसा ही पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं भाई, हमारे पास एक मॉडल पेपर है इंटरमीडिएट परीक्षा का, जो कि हम इस पूरे वीडियो में हल करने वाले हैं। और भाई जो पेपर आपको 28 फरवरी को देखने को मिलेगा वो पेपर एकदम ऐसा ही होगा। तो भाई इस पेपर को हल करने के आपको दो फायदे मिलने वाले हैं। पहला तो भाई आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आने वाले हैं और भाई किस किस प्रकार के प्रश्न पार्ट से आते हैं। और भाई दूसरा फायदा ये हो सकता है कि ये जो पेपर आपको हम पढ़ाने वाले हैं इसमें से 2 4 5 प्रश्न आपको उस परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा मॉडल पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 वाला। तो भाई ये जो पेपर है इसमें कुल मिलाकर 9 प्रश्न हैं। पहला बहुकल्पी है और भाई बाद में आपको खंड पता है कि किस प्रश्न में कितने खंड करने होते हैं। कुल मिलाकर 9 प्रश्न हैं। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न है हमारा वो बहुकल्पी प्रश्न है और वहां पर कुल मिलाकर आपको 5 खंड देखने को मिलेंगे। एक एक नंबर के सवाल आते हैं 5 बहुकल्पी में। तो भाई आपको स्क्रीन पर सवाल दिख जाएंगे। अब पहला सवाल क्या कह रहा है कि मान लीजिए फंक्शन x बराबर 3x दिया हुआ है। तो भाई ये प्रश्न नंबर 1 का पहला है, पहला बहुकल्पी है। ये कह रहा है कि फंक्शन x जो है वो 3x आपको दिया हुआ है और जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर्स के बीच में है, वास्तविक संख्याओं के बीच में है। तो भाई आपको ये बताना है कि ये एकाकी है कि आच्छादक है कि बहुएक है कि आच्छादक नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। तो भाई सबसे पहले आप चेक कर लो कि ये एकाकी है कि नहीं है। अब fx बराबर 3x है, अगर आप यहां से fy का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3y, और अगर आप fx बराबर fy करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x बराबर 3y और आ जाएगा x बराबर y। तो भाई देखा आपने कि x की ना केवल एक वैल्यू आई है और जब एक वैल्यू आती है तो भाई समझ जाओ कि जो फंक्शन है वो एकाकी है। ठीक है, तो भाई देख लो यहां पर एकाकी वाले 2 ऑप्शन हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये आच्छादक है या नहीं है। आप भाई आच्छादक कैसे चेक करते हैं, fx बराबर 3x दिया हुआ है, यहां से आप फंक्शन को ना y मान के चलो। अब y मान लिया है तो यहां से x का मान निकालो तो क्या हो जाएगा y/3। अब भाई क्या करना होता है, अगर आप y का मान रियल नंबर्स में रखो, y का मान रियल नंबर्स में रखो और भाई चेक करो कि क्या x का मान रियल नंबर्स में आएगा। तो भाई यहां पर आप चेक करके देख लो, y का कोई भी वास्तविक मान रखोगे तो x का मान वास्तविक ही आएगा, वास्तविक के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती है। अगर ऐसा है तो ये वाला आच्छादक फलन है। तो भाई एकाकी हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, आच्छादक हमने अभी कर दिया। तो भाई यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, कह रहा है कि फंक्शन एकाकी आच्छादक है। अब भाई खा वाला खंड देख लो, कोई हमारे पास समुच्चय n है, नेचुरल नंबर्स हैं और वहां पर हमें ना कोई r पता है, कोई रिलेशन है a और b के बीच इस प्रकार है कि a बराबर b-2 दिया हुआ है और भाई साथ में कह रहा है कि b जो है 6 से बड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास कोई संबंध है, कह रहा है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो भाई देख लो b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए और जो a है वो b से 2 कम होना चाहिए। तो अगर आपको भाई विकल्प दिख रहे हैं तो यहां पर 6,8 जो होगा वो सही माना जाएगा, क्योंकि भाई जो 8 हैं वो 6 से बड़े हैं तो b का मान 6 से बड़ा है और a का मान b से 2 कम होना चाहिए, जो कि भाई ये फुलफिल कर रहा है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भाई गा वाला देख लो, गा वाले में कह रहा है कि हमें x का समाकलन करना है और भाई कौन सा विकल्प सही है आपको ये बताना है। अब x का आप समाकलन कैसे करोगे, भाई सूत्र लगाओगे यहां पर गुणा वाला। ठीक है, तो x को पहला मान लो, दूसरा मान लो ex को, तो पहला ऐसे लिखना है, दूसरे का समाकलन माइनस दूसरे का समाकलन और पहले का अवकलन, इस प्रकार से। भाई पहले का अवकलन तो 1 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा x माइनस e। अब आप चाहो तो भाई यहां e को ना कॉमन निकाल सकते हो इस प्रकार से। तो भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर और तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही है। अब भाई इसका चौथा वाला खंड देख लो, हमारे पास यहां कोई अवकल समीकरण गिवन है, इस प्रकार से भाई दिया हुआ है 2x² d² y अपॉन dx²
-3 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। और भाई कह रहा है कि इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी। तो भाई आपको तो पता है कि कोटि हम यहां से देखेंगे, जहां पर ज्यादा बार अवकलन होता है, यहां पर 2 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि 2 मानी जाएगी। अगर यहां पर हमसे घात पूछता तो घात हो जाती 1, जो सबसे बड़ी कोटि की घात होती है वही घात मानी जाती है। तो कोटि हो गई 2 और घात हो गई 1। हालांकि हमसे यहां पर केवल कोटि ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन भाई सही माना जाएगा। अब भाई देख लो आप जो पांचवा खंड है, हमारे पास यहां कोई ना 2 वेक्टर हैं, एक है 2i प्लस जे और प्लस के इस प्रकार से, और भाई एक है i माइनस 4j और प्लस लैम्डा के। कह रहा है कि दोनों वेक्टर परस्पर लंब हैं, तो भाई हमें लैम्डा का मान निकालना है। अब आप इसे ना मान लो कि ये a वेक्टर है और भाई इसे मान लो कि ये b वेक्टर है। अगर ये दोनों लंब हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। भाई अगर कोई 2 वेक्टर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब भाई डॉट कर लो, 2 एक कम 2, 1 4, यहां -4 हो जाएंगे और यहां हो जाएगा लैम्डा, और भाई बराबर में 0 कर दो। यहां बचेंगे -2, उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और भाई लैम्डा का मान क्या आ गया, लैम्डा का मान आ गया 2। ठीक है भाई, तो यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो ये हो गए हमारे 5 के 5 बहुकल्पी। तो देखा आपने कि भाई बहुकल्पी जो आते हैं वो थोड़ा बहुत आपको हल करने पड़ते हैं, आप एकदम देख के ही आंसर नहीं बता सकते हो। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। कह रहा है कि सभी खंड करने हैं आपको, और यहां पर भी आपके पास 5 खंड होते हैं, और भाई प्रत्येक खंड ना एक एक नंबर का होता है। तो पहले वाले प्रश्न में 5 खंड थे लेकिन वो बहुकल्पी थे। भाई दूसरे वाले प्रश्न में भी 5 खंड हैं और एक एक नंबर के ही हैं, लेकिन यहां पर आपको हल करना है, ये बहुकल्पी प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो भाई प्रश्न नंबर 2 शुरू करेंगे, और पहला खंड देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि कॉट इनवर्स में कोई वैल्यू है इस प्रकार से, कह रहा है का मुख्य मान आपको बताना है। ठीक है भाई, प्रतिलोम वृत्तीय फलन से है सवाल ये। कॉट इनवर्स में -1/√3 का आपको मान बताना है। तो भाई एक सवाल कैसे लगाते हैं ये वाले, इस प्रकार से हल करोगे, और भाई चाहो तो यहां बराबर में आप y मान लो। तो कॉट इनवर्स को उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, कॉट y बराबर -1/√3। ठीक है, अब भाई बताओ कि कॉट में 1/√3 किसका मान होता है। तो भाई वैसे तो ये 60 का मान है π/3 का, लेकिन अगर यहां माइनस लगा हुआ है तो यहां हो जाएगा -π/3। ठीक है, वैसे तो π/3 की वैल्यू है चूंकि, लेकिन माइनस है तो यहां आप -π/3 लिखोगे। लेकिन आपको भाई पता होना चाहिए जो कॉट है वो 0 से पाई के बीच होना चाहिए। जो कॉट की मुख्य वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच होती है। ठीक है, तो अगर वैल्यू इस प्रकार से आ रही है तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो π-π/3। ठीक है, और यहां से क्या बचेगा 2π/3। तो भाई इसकी जो मुख्य वैल्यू है वो मानी जाएगी 2π/3। अब इसका खा वाला खंड देख लो। कह रहा है कि दिखाइए कि हमारे पास कोई फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ x, और भाई कह रहा है कि x बराबर 0 पर संतत है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये बात हमें भाई प्रूव करनी है। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास मॉड्यूलस x, और दिखाना है कि x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। अब भाई ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी मॉड्यूलस आ जाता है तो आप उसे ना इस प्रकार से भी लिख सकते हो। भाई -x मान हो जाएगा कब, जब x का मान 0 से छोटा होगा तब -x हो जाएगा। +x मान हो जाएगा कब, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब। ठीक है, और भाई हमें प्रूव करना है कि x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है x बराबर 0 पर। अगर आप x बराबर 0 पर फंक्शन का मान निकालोगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा। भाई x बराबर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर आ जाओ आप LHL पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर। ठीक है, लिमिट आपको क्या लेनी है, लिमिट लेनी है x 0-। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से रखोगे तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट में आ जाएगा -x, क्योंकि भाई 0 से कम ले जाओगे तो -x आएगा, और भाई वैल्यू यहां पर भी 0 ही आएगी, क्योंकि भाई 0 रखोगे तो 0 आएगी। अगर आप हल करोगे RHL राइट हैंड लिमिट को तो क्या करना है, हमें मान रखना है 0 से प्लस वाले, भाई 0 से बड़े वाले मान रखने हैं। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी लिमिट x। भाई वहां -x थी, यहां +x हो जाएगा।
और वैल्यू तब भी 0 ही आएगी। तो भाई देखना कि सब पे वैल्यू 0 ही आ रही है, अर्थात जो हमारा फंक्शन है वो x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। अब भाई गा वाला नंबर देख लो, हमारे पास यहां कोई अवकल समीकरण है, इस प्रकार से लिखा हुआ है एक्स वाई और यहां है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और यहां है होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। भाई ये गा वाला खंड है। अब यहां कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि और घात हमें दोनों बतानी है। तो भाई आप देख लो, यहां पर सबसे अधिक बार अवकलन कहां किया गया है, यहां पर किया गया है ना भाई, 2 बार किया गया है, तो जो हमारी कोटि होगी वह हो जाएगी 2, और जो सबसे बड़ी कोटि होती है उस पर जो घातें लगी होती हैं भाई वही घात मानी जाती है। तो यहां पर कितनी घातें हैं, यहां पर घातें हैं 1, तो कोटि हो जाएगी 2 और भाई घात हो जाएगी 1। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया कि कोटि और घात किस प्रकार से निकालते हैं। अब भाई घा वाला खंड देख लो। अब जो ये सवाल है ये लिनियर प्रोग्रामिंग का है। अब क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो छोटा है बराबर है 4 है। ठीक है, x बड़ा है बराबर है 0, और तो भाई ये वाला y अक्ष हो जाएगा, ये वाला x अक्ष हो जाएगा, और हमारे पास एक यहाँ असमिका दी हुई है और कह रहा है कि z बराबर 3x प्लस 4y का ना हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आपको भाई बनाना पड़ेगा ग्राफ, और यहां देख लो x प्लस वाई, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 4, और इस प्रकार से भी लिख सकते हो बराबर में 1, तो यहां हो जाएगा 4 कामा 0 और ये हो जाएगा 0 कामा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से काटेगा ये, तो भाई यहां पर हो जाएगा 4 कामा 0 और यहां हो जाएगा 0 कामा 4। अब देख लो x प्लस वाई जो है वो 4 से छोटा है, तो हमारा जो क्षेत्र होगा ये वाला होगा, जो हमारा सुसंगत क्षेत्र है जिसमें हमें हल प्राप्त होगा वो ये वाला होगा। तो भाई ये 0 कामा 0 है, तो ये तो हमें लेना नहीं है, तो हमारे पास केवल 2 ही बिंदु हैं, एक है 0 कामा 4 और एक है 4 कामा 0। बराबर दोनों पर ही चेक कर लो कि z का मान कहां अधिकतम आता है। तो पहले यहां चेक कर लो आप 0 कामा 4 पर, तो क्या हो जाएगा, यहां 0 और यहां 4 चक्कू 16, z बराबर 16 आ जाएगा। फिर आप चेक कर लो 4 कामा 0 पर, तो यहां 4 तियां 12 और उधर हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 कामा 4 पर 16 आ गया, 4 कामा 0 पर 12 आ गया, अर्थात जो अधिकतम मान होगा वो होगा z बराबर 16, और कहां पर होगा 0 कामा 4 पर। अब भाई लास्ट में अड़ा वाला देख लो, प्रायिकता का सवाल है, कह रहा है कि P हमें मालूम है 7/13, और भाई PB हमें पता है कितनी है 9/13। फिर भाई हमें PA इंटरसेक्शन B भी पता है 4/13 है, और पूछ रहा है PA अपॉन B। सह प्रतिबंध प्रायिकता का भाई सबसे शुरुआती सवाल है ये। ठीक है, अब आपको सूत्र पढ़ाया गया है कि PA अपॉन B बराबर क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B, और भाई जो नीचे है वही आपको नीचे रखना होता है, अपॉन में आ जाएगा PB। इसका मान है 4/13 और इसका मान है PB का 9/13। इस प्रकार से भाई रखोगे, 13 कैंसिल हो जाएगा और आंसर में आ जाएगा 4/13। तो भाई ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 2 का 5वां खंड। तो भाई प्रश्न नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने 1 नंबर के सवाल हैं, तो बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है, बस भाई 4-4 5-5 लाइनों में आपको हल करना है। अब प्रश्न नंबर 3 पे भाई आ जाओ, जहां पर 4 खंड हमें करने हैं और प्रत्येक खंड 2-2 नंबर का है। अब पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि a बराबर, अब भाई हमें यहाँ 2 समुच्चय मालूम है, a बराबर 1 कामा 2 है, और भाई दूसरा है b बराबर यहाँ है 3 कामा 4। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 का वाला खंड है। a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, कह रहा है a और b में संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन हमें बतानी है। तो भाई उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ना आपको a क्रॉस b निकालना होता है। आप चाहे भाई निकाल लो और चाहे ऐसे ही गिन लो, यहां 2 हैं यहां 2 हैं, तो कुल मिलाकर 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप निकाल कर भी देख सकते हो और भाई ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ a 2 हैं, नंबर ऑफ b भी 2 हैं, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएंगे भाई 4 हो जाएंगे।
अर्थात ए क्रॉस बी में जो हमारे पास भाई 4 आएंगे रिलेशन, ठीक है। अर्थात भाई ए क्रॉस बी में हमारे पास ना 4 चीजें होंगी। अब यहां कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं, तो भाई सूत्र होता है 2 की पावर में। जितने भी अवयव होते हैं ए क्रॉस बी में उसको आप 2 की पावर में लिख दो, वो हो जाएगा संबंधों की संख्या। तो ए में अवयव थे 2, बी में अवयव थे 2, तो ए क्रॉस बी में अवयव हो जाएंगे 4। तो कुल मिलाकर संबंध कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 अर्थात 16। तो ए और बी में कुल मिलाकर 16 संबंध हो जाएंगे। अब भाई इसका खा वाला खंड देख लो, क्या कह रहा है कि यदि y बराबर भाई हमें मालूम है यहां पर लिखा है a sin x प्लस b cos x, और भाई हमें कोई ना प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। भाई ये चीज ना हमें प्रूव करनी है और हमें यहां y का मान दिया हुआ है। अब भाई देखना कितना आसान है, आपको ना केवल अवकलन करना है, 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है। तो पहली बार कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, तो यहां हो जाएगा ए कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, सो माइनस बी साइन एक्स। एक बार हो गया, अब दोबारा कर लो, तो यहां हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब कॉस का होता है माइनस, तो यहां हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स, और साइन का होता है कॉस, सो माइनस बी कॉस एक्स। अब आप चाहो तो यहां से ना माइनस कॉमन निकाल सकते हो, सो यहां हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस आ जाएगा ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। अब देख लो भाई ये वाली वैल्यू जो है वो y की वैल्यू है, तो यहां पे रख सकते हो, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स का मतलब माइनस वाई। अब भाई y को आप इधर लाओगे तो y हो जाएगी प्लस की, तो उसे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो प्लस वाई इक्वल टू 0। और भाई देख लो हमें यही चीज प्रूव करनी थी। तो देखा कितना आसान है, केवल भाई 4-5 लाइनों का सवाल है, बस आपको अवकलन करना था 2 बार। तो भाई ये हो गया हमारा खा वाला खंड। अब भाई आ जाओ गा वाले खंड पर। अभी क्या कह रहा है कि हमारे पास ना यहाँ 2 वेक्टर हैं। अब देख लो, पहले को आप मान लो कि वो ए वेक्टर है, हो जाएगा i माइनस 2j और यहां हो जाएगा प्लस 3k, ठीक है। फिर हमारे पास एक बी वेक्टर है, लिखा हुआ है कि 3i माइनस 2j और प्लस k। इस प्रकार से हमारे पास यहां 2 वेक्टर हैं और कह रहा है कि के बीच का ना हमें कोण ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो भाई अगर आपने सूत्र पढ़ा है cos थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, ऊपर कर दो डॉट प्रोडक्ट और भाई नीचे दोनों का ही अलग अलग मॉड्यूलस और फिर बाद में उनकी गुणा कर दो। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो 3 एकम 3, 2 दूनी 4 प्लस के 4 हो जाएंगे और यहां 3 एकम 3, इस प्रकार से। अब दोनों का मॉड्यूलस निकाल लो, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का 4 और 3 का 9। बी का निकाल लो, 3 का 9 माइनस 2 का 4 और उसका हो जाएगा 1। दोनों का देखो सेम सेम है, 9 4 13 1 14, 2 बार लिखा है तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 7 3 10, 10/14। अब भाई थोड़ा सा यहां पर हल कर लो तो यहां आ जाएगा 5/7, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। तो भाई ये हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। तो भाई जो भी सवाल आप देख रहे हो ये बेहद आसान है, अगर आपने भाई अच्छी तैयारी कर रखी है तो ये सवाल आपसे ना बड़े ही आराम से हो जाएंगे। तो भाई अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को ना अधिक से अधिक शेयर कर दें। अब भाई देख लो कि घा वाले खंड में कह क्या रहा है, गणित का कोई प्रश्न है, 3 विद्यार्थी हमारे पास हैं ए बी और सी, हल करने को दिया जाता है, जिनके द्वारा हल किए जाने की संभावनाएं 1/2 1/3 1/4 हैं, तो प्रश्न को हल किए जाने की संभावना क्या होगी। तो भाई देखो हमारे पास 3 विद्यार्थी हैं ए बी और सी और इन्हें हम कोई सवाल हल करने को दे रहे हैं, तो ए द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, बी द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, और भाई सी द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है, ठीक है। अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है,
लेकिन कह रहा है कि प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता। देखो, अगर सीधा कह दे कि भाई काम हो जाए बस हमें प्रायिकता बताओ, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, तो भाई उसका ना सीधा एक सिंपल आप सूत्र लगा सकते हो। प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस, यहां कर दो आप पी ए डैश, यहां कर दो पी बी डैश, और भाई यहां कर दो पी सी डैश। भाई डैश का यहां पर मतलब है कि प्रश्न हल नहीं हो पाएगा, तो हम यहां निकालेंगे कि तीनों से ही प्रश्न हल नहीं हो पाएगा और उसे एक से घटा देंगे तो आ जाएगा कि प्रश्न हल हो जाएगा। किसी ना किसी से तो प्रश्न हल ही हो जाएगा। इस बात की भाई हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 माइनस। अब इसके हल करने की प्रायिकता है 1/2, तो ना हल करने की तो 1 माइनस 1/2। सेम यहां पे कर लो 1 माइनस 1/3 और यहां 1 माइनस 1/4। सो यहां हो जाएगा 1/2 और भाई यहां पर 2/3, यहां पर 3/4। काटो भाई, इस प्रकार से कटेगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4 और कुल मिलाकर आ जाएगा 3/4। तो भाई प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4। तो ये प्रश्न नंबर 3 का चौथा वाला खंड था। तो भाई अभी तक हमने प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 हल कर डाले हैं। प्रश्न नंबर 3 जो था वो भाई 2-2 नंबर के सवाल थे। तो जो ये सवाल आपको हम बता रहे थे अभी तक, ये 2-2 अंकों के सवाल थे। अब भाई हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। वहां पर भी 4 ही खंड होंगे और भाई प्रत्येक खंड 2-2 अंकों का होगा। तो भाई आप प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। 4 ही खंड हैं और 2-2 अंकों के हैं। अब पहला खंड भाई ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 का पहला खंड। भाई जो भी यहां सवाल आपको हम बता रहे हैं, इन्हें भाई आपको ना कम से कम 2-2 बार लगा लेना है, क्योंकि भाई गारंटी है कि इसमें से काफी सारे सवाल आपको उस वाली परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे जो कि आप भाई देने जा रहे हो। ठीक है, अब पहला खंड क्या कह रहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन, हमारे पास कोई फंक्शन है इस प्रकार से एफ एक्स बराबर दिया है 7x माइनस 3, कह रहा है कि r पर वर्धमान है। भाई ऐसा कह रहा है कि फंक्शन x जो है वो 7x माइनस 3 है और रियल नंबर्स पर, ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर यह वर्धमान फलन है, ऐसा हमें दिखाना है। तो भाई वर्धमान हो या ह्रासमान हो, दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप ना इसका एक बार अवकलन कर दो। अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 7। अब जो संख्या 7 है वो अचर वैल्यू है। भाई संख्या 7 में कहीं पर भी x नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि भाई 7 जो है वो अचर मान है। भाई अचर मान का मतलब है कि जो 7 है वो x से फर्क नहीं पड़ेगा, x का कोई भी मान हो f डैश x का मान 7 ही आएगा। और भाई वैल्यू काहे की है, वैल्यू है प्लस की, और अगर वैल्यू प्लस की है तो यह वर्धमान फलन होगा। भाई वर्धमान इसलिए होगा क्योंकि प्लस की वैल्यू है और आप यहां x का कोई भी मान रखो वैल्यू 7 ही आएगी, क्योंकि जब हमने अवकलन किया तो वहां से x गायब हो गया। ठीक है, तो यहां x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई आ जाओ इसके खा वाले खंड पे। का वाला तो पहले हो चुका है, अब भाई खा वाला देख लो। कह रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर मालूम है, एक भाई है a वेक्टर, क्या है i प्लस जे और प्लस के। फिर भाई हमारे पास दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, i प्लस 2j और प्लस 3k। तो भाई हमारे पास यहां 2 वेक्टर मालूम है और कह रहा है कि a प्लस b, अब आपको निकालना है a प्लस b। तो पहले आप a प्लस b कर लो, 1 1 2 हो जाएंगे, सो यहां 2i प्लस हो जाएगा 3j और यहां हो जाएगा 4k। फिर आपको एक बार निकालना है a माइनस b वेक्टर। भाई दोनों को आपस में घटा लो, तो यहां तो देखो 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई i तो एक ही है ना, तो i 0 हो जाएगा। j में से 2j जाएगा तो माइनस j, और k में से 3k तो माइनस 2k वेक्टर। अब कह रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अगर आपको दोनों के लंबवत कोई चीज ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप ना इनको इस प्रकार से मान लो कि भाई ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और क्या निकालना पड़ेगा आपको, सी क्रॉस डी वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर आपको दोनों के लंबवत जाना है तो समझ जाओ कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। निकालो भाई, तो यहां हो जाएगा i, यहां j और यहां k, यहां हो जाएगा 2 3 4 और यहां पर i है नहीं तो 0, -1 और -2। अब भाई खोल के देख लो, ठीक है, i से खोलोगे तो क्या आ जाएगा, यहां
माइनस के 6 और 4 एक कम प्लस के 4। ठीक है, फिर भाई जे से खोल के देख लो, तो जे वाला तो हमेशा माइनस में खुलता है। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 2 दूनी माइनस के 4, और भाई यहां करोगे तो 0 हो जाना है। ठीक है, फिर आप के से खोल के देख लो, भाई के से खोलोगे तो यहां क्या हो जाएगा, 2 एक कम माइनस के 2, और आगे वाला तो 0 ही हो जाएगा। अब देख लो यहां पर क्या आ जाएगा, भाई यहां आएगा -2i प्लस 4j और -2k, इस प्रकार से आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है लंबवत मात्रक सदिश। ठीक है, अब भाई आप मान लो कि जो हमें वेक्टर प्राप्त हुआ है ये r वेक्टर है, लेकिन पूछ रहा है r कैप लंबवत मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं। पहले आप इसे लिख लो, यहां आप चाहो तो -2 ना कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां आ जाएगा i -2j और प्लस k, और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है इसका मॉड्यूलस, 2 का वर्ग 4, 4 का 16 और 2 का 4। अब आप भाई इसे हल कर लीजिए और जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा लंबवत मात्रक सदिश। तो भाई अगर आपको दोनों के लंबवत जाना है तो आप समझ जाओ कि निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर आपको निकालना है मात्रक सदिश तो आप वेक्टर को ऊपर रखो और उसके नीचे क्या रखोगे, उसके नीचे आपको रखना पड़ेगा उसका मॉड्यूलस, तो आपको मात्रक सदिश प्राप्त हो जाएगा। अब भाई गा वाला खंड देख लो, चौथे का गा कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भाई जिसकी भुजाएं आपको पहले से ही मालूम है। तो एक है ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस j और प्लस 4k, फिर भाई आपको बी वेक्टर मालूम है, क्या पता है, i माइनस j और प्लस k। ये आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर मालूम है, ये संलग्न भुजाएं हैं किसी समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, और हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भाई सूत्र क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले आपको निकालना है ए क्रॉस बी, और भाई बाद में क्या करना पड़ेगा, उसका ना मॉड्यूलस कर देना। तो भाई ए क्रॉस बी निकाल लो, आई जे और यहां हो जाएगा के, तो यहां आ जाएगा 3 1 4 1 -1 और 1। ठीक है, अब भाई यहां से ना आपको निकालना है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस कैसे निकालोगे, अब आप यहां खोल लो, तो सबसे पहले आई से खोलो तो क्या हो जाएगा, 1 एक कम 1, 4 एक कम माइनस के 4 तो प्लस के 4 हो जाएंगे। फिर जे वाला खुलता है हमेशा माइनस में, 3 एक कम 3, और यहां क्या हो जाएगा, 4 एक कम तो माइनस के 4 लिखोगे। फिर भाई खोल लो के, अब के खोलोगे तो 3 एक कम माइनस के 3 हो जाएगा, और यहां 1 एक कम 1 आएगा ना पर माइनस का लिखा जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5i और यहां पर प्लस j और यहां पर -4k। ये तो हो गया आपका ए क्रॉस बी, पर हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। तो भाई मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 5 25, 1 एक कम 1, 4 चक्कू 16। ठीक है, 16 1 17 और 25 √42। तो भाई जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो आ जाएगा √42 मात्रक। तो भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सूत्र था, बस आपको ना यहां पर जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो भाई आपको ध्यान रखना है कहीं आपको माइनस प्लस ना गलत हो जाए। भाई अगर यहां से माइनस प्लस जरा सा भी गलत हो गया तो पूरा सवाल आपसे गलत हो सकता है। अब भाई 4 का घा घड़ी देख लो, प्रायिकता वाला सवाल है, कह रहा है कि पीए हमें मालूम है, पीए है 1/2 और भाई पीबी है हमारे पास पी, पीबी का मान हमें पी मालूम है, उसके अलावा पी ए यूनियन बी का मान हमें पता है 3/5। भाई इतनी बातें हमें पता है, और इसके अलावा हमें एक बात और पता है कि घटनाएं अपवर्जी हैं। अगर ए और बी दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं तो भाई इस बात का ना विशेष ध्यान रखना कि इनका इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। अगर घटनाएं अपवर्जी हैं तो आप यहां से ये वाला भाई सूत्र लगा लो, पीए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान तो 0 है, इसका मान हमें दिया हुआ है 3/5 बराबर, इसका मान है 1/2 और भाई इसका मान है p, और हमें p का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 बराबर p। भाई 10 कर लो,
5 दूना 10, यहाँ 6 और 5 बराबर P। तो भाई P का मान क्या आ जाएगा 1/10, अर्थात जो हमारी PB है वो हो जाएगी 1/10। तो भाई ये तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। 4 खंड करने थे, 2-2 नंबर के सवाल थे, तो भाई समझो 8 नंबर आपके पक्के हो गए। अब जो प्रश्न नंबर 5 है वो थोड़ा सा अलग है। यहां पर भाई क्या है कि आपको 5 खंड करने हैं, 4 के बजाय 5 खंड हैं, और भाई पांचों खंड ना 5-5 नंबर के हैं, अर्थात भाई 25 नंबर आपको मिल जाएंगे एक सवाल करने से। लेकिन भाई यहां पर 5 खंड हैं। तो प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ और भाई देख लो कि पहले खंड में कह क्या रहा है। कह रहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय में z, भाई कोई पूर्णांक का समुच्चय z है, उसमें ना हमें कोई रिलेशन मालूम है r। अब रिलेशन किस प्रकार से है कि a, b इस प्रकार से है कि संख्या 2 a b को विभाजित करती है। अब भाई जो संख्या 2 है वो a b को विभाजित करती है, ऐसा कोई रिलेशन आपको मालूम है और आपको ये प्रूव करना है कि ये तुल्यता संबंध है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ये बात हमें दिखानी है। तो भाई कोई संबंध तुल्यता संबंध कब होता है? जब वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों एक साथ हो, तब वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तो भाई चेक कर लो। तो भाई सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं स्वतुल्य संबंध को कि भाई जो ये रिलेशन है ये स्वतुल्य है या नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है कि संख्या 2 a b को विभाजित करती है। भाई ये तो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप स्वतुल्य में होता क्या है कि आप संख्याओं को ना बराबर कर सकते हो। जैसे यहां a और b हैं, आप दोनों का ही मान या तो a रख लो या b रख लो। तो आप लिख सकते हो संख्या 2 a को विभाजित करती है। अब भाई a का मान क्या हो जाएगा? a का मान 0 हो जाएगा, और जो संख्या 2 है वो 0 को विभाजित करती है। अगर विभाजित करती है तो यहां पर स्वतुल्य संबंध होगा। कैसे लिखोगे? a b सच दैट a। अगर ऐसा है भाई a और b में जो संबंध है वही संबंध a और a में है, अगर ऐसा है तो ये स्वतुल्य हो गया। अब कर लो सममित। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो जाएगा? अगर संख्या 2 a b को विभाजित करती है तो संख्याओं को आप उल्टा करके देख लो। a b है, इसे आप कर लो b a, और जरा बताओ कि क्या संख्या 2 b a को विभाजित करेगी? तो भाई यहां से यार ना माइनस कॉमन ले लो, तो इसे आप लिख सकते हो -a b। ठीक है, पूर्णांक है भाई, पूर्णांक में प्लस भी आता है माइनस भी आता है, सिंपल है ना एकदम। तो अगर संख्या 2 a b को विभाजित करेगी तो -a b को भी विभाजित करेगी। भाई संख्या 2 अगर 4 को काट देगी तो -4 को भी तो काट देगी ना। तो अगर 4 को विभाजित कर रही है तो -4 को भी विभाजित करेगी, अर्थात यहां पर सम्मित संबंध है। कैसे लिखोगे? a b सच दैट b a, अर्थात a और b में वही संबंध है जो संबंध b और a में है। तो ये सम्मित संबंध हो गया। लास्ट में है संक्रामक संबंध। भाई ये वाला देख लो। संक्रामक में क्या होता है कि अगर कहीं पर लिखा है कि संख्या 2 a b को विभाजित करती है, भाई ये बात तो आपको पता ही है। तो अगर संख्या 2 a b को विभाजित करती है तो संख्या 2 b c को विभाजित करती है। तो भाई यहां पर दो बातें क्लियर हो गई कि संख्या 2 a b को विभाजित कर रही है, संख्या 2 b c को कर रही है। तो क्या संख्या 2 a c को करेगी? अगर करेगी तो संक्रामक संबंध होगा। अब ध्यान देना, अगर आप a b और b c को जोड़ दोगे तो a c आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये 4 है, ये 8 है। अगर संख्या 2 4 को कर रही है, 8 को कर रही है, तो दोनों के योगफल को भी करेगी। भाई 8 4 12 को भी करेगी। तो अगर हम संख्याओं को जोड़ दें तो संख्या 2 उसको भी विभाजित करेगी। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a b एंड b c सच दैट a c, अर्थात a और b में वही संबंध है जो b और c में है। अगर वही संबंध a और c में आ जाए तो यह संक्रामक संबंध भी कहा जाएगा।
और अगर यहां पर तीनों ही संबंध है तो भाई समझ जाओ कि ये तुल्यता संबंध है। और भाई अगर आप इतना कर पाते हो तो 5 नंबर आपके पक्के हो गए। अब भाई प्रश्न नंबर 5 का खा देखिए। एक हमारे पास कोई सारणिक है और भाई बराबर में लाना है 4abc। अब भाई जब भी आपको ना इस प्रकार का कोई सारणिक परीक्षा में मिल जाए तो पहले क्या करना होता है भाई, पहले ना इसमें प्रॉपर्टीज लगा लो, या तो रो वाली या कॉलम वाली। और भाई ना अंदर आप प्रयास करो कि अंदर अगर एक दो संख्याओं को आप जीरो बना पाओ। जैसे ही एक दो संख्याएं जीरो बनती हैं आप सारणिक का विस्तार कर दो और भाई जो सामने उत्तर लाना है आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखना कैसे, यहां पर ना हमें जीरो बनाने हैं तो हम भाई क्या करेंगे, R1 में से हम R2 और R3 दोनों ही घटा देंगे। अब देखना कैसे, R1 में से R2 और R3 दोनों घटाओगे जीरो आ जाएगा, ठीक है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। यहां पे ध्यान देना, R1 में से R2 घटाओगे तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, C बचेगा और ये वाला C तो यहां आ जाएगा -2C। बाकी भाई ऐसे उतार लो नीचे वाला, सेम यहां पे आ जाओ, यहां घटाओगे A - B हो जाएगा, यहां घटाओगे तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा -2b b a + b। अब देखा कुछ संख्याएं छोटी भी हो गई और भाई एक जीरो हमारे पास आ गया। अब भाई आप आराम से ना सारणिक का विस्तार कर लो। देखो जीरो से खोलोगे तब तो भाई जीरो हो जाएगा, -2c तो यहां हो जाएगा +2c, ये वाली लाइन पूरी गायब हो जाएगी, यहां से यहां गुणा करो क्या आ जाएगा ab और यहां हो जाएगा +b²। फिर भाई क्या करना है, यहां से यहां गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा -bc। फिर आप खोलोगे -2b से, जब -2b से खोलेंगे तो ये वाला पूरा गायब हो जाएगा, पहले खुलेगा यहां +bc और यहां पर -c² और -ac, इस प्रकार से भाई खुलेगा। अब आप ना यहां गुणा कर लो, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2abc और यहां पर 2b² और यहां पर -2bc²। यहां पर भाई गुणा कर लो, -2b² और यहां पर +2bc², -2b और -ac +2abc। अब भाई ध्यान देना, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, और भाई 2abc और 2abc हो जाएंगे 4abc। तो भाई देखा कितना आसान हो गया। तो भाई प्रयास करिए कि आप रो में या कॉलम में कोई में प्रॉपर्टीज लगाइए और कम से कम एक शून्य तो कहीं ना कहीं आप बना ही दीजिए, तो भाई सवाल बेहद आसानी से आपसे हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 5 का गा देख लीजिए। हमारे पास कोई फंक्शन है sin x की पावर cos x और भाई आपको निकालना है उसका अवकल गुणांक, अर्थात भाई हमें सीधी सी बात है इसका अवकलन करना है sin x की पावर cos x का। अब अगर पावर में इस प्रकार का सवाल होता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो इसको भाई y मान लो, ठीक है, और भाई आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो log से लगते हैं, तो दोनों पक्षों में क्या करोगे आप log ले लो। भाई यहां log लगो तो क्या हो जाएगा cos x log sin x। अब दोनों पक्षों में आप ना अवकलन कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा 1/y dy/dx = cos x को बाहर रखो log sin x, तो भाई क्या होगा sin x तो बटे में चला जाएगा, फिर sin x का हो जाएगा cos x, फिर भाई प्लस लगा लो यहां पे, log sin x को बाहर कर लो इस प्रकार से log sin x, फिर भाई cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, तो भाई सीधे हमने माइनस लगा दिया। अब ये 1/y है, ये जाएगा इधर, ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो dy/dx = y जब इधर जाएगा तो वहां पर आप ना y का मान रख दो इस प्रकार से, और भाई अंदर जो भी आंसर आ रहा है क्या हो जाएगा यहाँ पे cos² x sin x और यहां पर -sin x log sin x। इस प्रकार से भाई आपको अवकल गुणांक प्राप्त हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 5 का ना घड़ी वाला देख लो, -π/4 से π/4 लिमिट है और sin² x dx, हमें भाई इसका मान ज्ञात करना है। अब आपको ना यहां सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, इसे आप ना i बराबर मान सकते हो। फिर भाई दूसरी बात, चूंकि यहां पर दो घाते हैं तो यह एक समफलन है, और अगर यह एक समफलन है तो आप यहां प्रगुण का प्रयोग कर सकते हो, और जो माइनस से प्लस तक लिमिट गई है इसे आप दो बाहर निकालकर π/4 सीधा लिख सकते हो। जो sin² x हैं इन्हें आप इस प्रकार से लिख सकते हो। भाई शुरुआत में ही आपको सिखाया गया होगा कि आप sin x को इस प्रकार से बदलोगे
तब जाकर कहीं आप इसका समाकलन कर पाओगे। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब i बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 का हो जाएगा x और cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, और भाई लिमिट है 0 से पाई अपॉन 4। देखो 0 पर तो टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 तो हमें रखना नहीं पड़ेगा, पाई अपॉन 4 रख के देख लो, तो यहां हो जाएगा पाई अपॉन 4 और माइनस साइन पाई अपॉन 4, यहां 2x है तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा। साइन 90 का मान होता है 1, तो यहां हो जाएगा 1/2, और भाई हमारा आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस हाफ। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 का घ। अब भाई प्रश्न नंबर 5 का ना 5वां खंड देख लो। हमारे पास कोई 2 रेखाएं हैं, भाई समीकरण आपको हमने सामने लिख दिए हैं, और कह रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच की ना न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब भाई आपके सामने 2 रेखाएं हैं और ना इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो भाई सबसे पहले ना रेखाओं को आप ढंग से देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब भाई समांतर रेखाएं हैं कैसे जान गए हम, क्योंकि भाई यहां पर ध्यान दीजिए, इनका जो B1 है और जो B2 है दोनों भाई सेम है। अगर B1 और B2 सेम है तो ये रेखाएं हैं समांतर। अब भाई ये वाली जो वैल्यू होती है, जो ये वाली वैल्यू है, इसे आप A2 कहते हो, और भाई जो ये वाली वैल्यू है इसे हम कहते हैं A1। वैसे तो इसे कहते हैं B1 और B2, लेकिन भाई चूंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों को हम B मानकर चलेंगे। तो ये वाली वैल्यू हो गई A1, ये वाली वैल्यू हो गई A2, और भाई इन दोनों वैल्यू को हम B मानकर चलेंगे। B1 B2 इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि भाई दोनों ही वैल्यू बराबर हैं। तो भाई अगर आपको ना रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है तो सबसे पहले आपको मान निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1 का। तो भाई A2 में से ना A1 घटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा 2i, यहां पर j हो जाएगा, और भाई यहां पर हो जाएगा माइनस k। ये हो गया हमारा A2 माइनस A1। फिर भाई बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए, d बराबर सूत्र क्या होता है, b क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, और भाई पूरे का मॉड ऑफ आपको निकालना होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे b क्रॉस A2 माइनस A1। अब भाई b आप ना इसको मान के चलो, दोनों ही B1 B2 b हैं, दोनों सेम है ना, तो इनके बीच का ना आपको क्रॉस निकालना है। तो भाई क्रॉस यहां पर निकाल लो, यहां हो जाएगा i, हो जाएगा j, और भाई ये हो जाएगा k। पहले b लिखना है तो यहां हो जाएगा 2 3 6, फिर लिखना है A2 माइनस A1 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। ठीक है, अब भाई यहां से ना विस्तार कर लो इस प्रकार से, देखना i खोलोगे, यहां 3 1 कम माइनस 3 और 6 1 कम माइनस के 6, तो माइनस के 9 हो जाएंगे। फिर भाई माइनस j से खोल लो, देखना 2 1 कम माइनस 2 और 6 दूनी माइनस के 12। ठीक है, तो यहां हो जाएंगे माइनस के 14। फिर भाई k से खोल लो इस प्रकार से, कैसे खोलोगे तो के वाला गायब, 2 3 6 और 2 कम 2, यहां बचेंगे 4। तो भाई कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस 9i प्लस 14j और प्लस 4k। इस प्रकार से आ जाएगी वैल्यू। अब आपको d निकालना है, तो भाई कैसे निकालोगे, पहले आप इसका मॉड ऑफ निकाल लो। इसका मॉड ऑफ क्या होगा, 81 प्लस 14 का 196, और भाई 4 चक्कू 16, और बटे में आप b का मॉड ऑफ निकाल लो। 2 का क्या हो जाएगा 4, 3 का 9, और भाई 6 का 36। ठीक है, और इस प्रकार से आप भाई मान निकाल सकते हो। अब भाई यहां जोड़ लो 196 और 16 212, और यहां हो जाएगा 293, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहां देख लो 9 4 13 और 36 49 हो जाएंगे, और भाई 49 का होता है 7, और यहां आप लिख दो इकाई। ठीक है, इस प्रकार से। तो भाई ये हो जाएगा हमारा d का मान। तो जब भी ना आपको रेखाएं इस प्रकार से मालूम हो और भाई पूछे कि न्यूनतम दूरी क्या है, तो आप पहले ही चेक कर लो कि क्या दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है। अगर भाई समांतर है तो यहां पर B1 B2 ना करके आप केवल B कर सकते हो। तो भाई ये तो ना हमारा प्रश्न नंबर 5 खत्म हो गया। यहां पर 5 खंड थे और भाई प्रत्येक खंड ना 5-5 नंबर का था, अर्थात 25 नंबर तो आपके पक्के हो गए। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पर। पहला सवाल हमने यहां लिखा हुआ है, हमारे पास कोई फंक्शन है, भाई वैल्यू मालूम है कि मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x होगा जब x बराबर नहीं है 0, और अगर x बराबर 0 लोगे तो भाई फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। कह रहा है कि ये वाला फंक्शन x बराबर 0 पर असंतत है। भाई x बराबर 0 पर यह वाला फलन जो है वो असंतत होगा, ये हमें प्रूव करना है।
अब देखो चूंकि यहां लगा है मॉड्यूलस, तो भाई मॉड्यूलस को हम और भी खोल सकते हैं। देखना, तो इसका विस्तार करके आप किस प्रकार से लिख पाओगे, थोड़ा सा भाई बड़ा कर लो, ठीक है। अब अगर मॉड्यूलस एक्स में आप माइनस की वैल्यू लोगे तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, इस प्रकार से आ जाएगा। और भाई यहां लिख दोगे यदि x का मान अगर आपका 0 से कम है तब, तो यहां माइनस हो जाएगा। मान 0 आएगा कब, यदि x का मान 0 है, ठीक है। अगर x का मान 0 से बड़ा है, यदि x का मान 0 से बड़ा है, तो यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां से अगर आपने इतना कर लिया है तो भाई काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर x का मान 0 से कम है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अगर x का मान 0 से बड़ा है तो वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है। मान चाहे कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा +1 आएगी, क्योंकि भाई x अपॉन x बन जाएगा, सीधी सी बात है। अगर x का मान 1 से छोटा लोगे, सॉरी 0 से छोटा लोगे, तो हो जाएगा -x अपॉन x, और यहां मान आ जाएगा -1। लेकिन अगर तुम x बराबर 0 रखोगे तो भाई आंसर में आ जाएगा 0। तो देखा भाई, मान बराबर बराबर नहीं आए हैं, और अगर मान बराबर बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन है वह असंतत माना जाएगा। तो अगर भाई आप मॉड्यूलस को इस प्रकार से खोल लेते हो तो भाई संतत वाले सवाल आपसे बड़े ही आराम से हो जाएंगे। अब भाई प्रश्न नंबर 6 का खा देख लो। अब हमारे पास ना यहां दो परवलय हैं, कौन कौन से हैं, पहला है y बराबर x², और भाई दूसरा है y² बराबर x, ठीक है। हमारे पास यहां दो हैं परवलय, एक y अक्ष वाला है, एक x अक्ष वाला है। अगर आप दोनों को ड्रा करोगे तो भाई दोनों कुछ इस प्रकार से बनेंगे। एक तो बनेगा इस प्रकार से जो y अक्ष वाला है, और जो हमारा x अक्ष वाला है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है भाई, इस प्रकार से जाएगा। और जो हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये हमें निकालना है। कह रहा है कि भाई से घिरे क्षेत्र का ना हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो भाई ये तो पता है आपको 0,0 होगा, लेकिन ये वाला बिंदु कौन सा होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई यहां से पहले हम क्या करेंगे, बिंदु निकाल लेंगे। अब देखना कैसे निकालोगे, x बराबर y² है तो यहां पर y बराबर क्या हो जाएगा, x², अर्थात y² का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y की पावर 4, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। यहां भाई y कॉमन ले लो तो आ जाएगा इस प्रकार से, और यहां y का मान आ जाएगा 1। अगर y का मान 1 है तो भाई x का भी मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये वाला हमारा बिंदु है, ये वाला, ये हो जाएगा 1,1। लेकिन हमें तो केवल x की वैल्यू लेनी है यहां से यहां तक, तो भाई ये हो जाएगा 0,0 से 1,0 तक, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों ही जगह आपको y का मान निकालना है। तो यहां से y का मान क्या है, यहां से y का मान है x², और यहां से y का मान क्या है, √x, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब निकालना है घिरा हुआ क्षेत्रफल। देखना भाई सूत्र क्या रहेगा, लिमिट रहेगी 0 से लेकर 1 तक। भाई x अक्ष पर लिमिट लेते हैं 0 से लेकर 1 तक। पहले y का मान क्या रखोगे, भाई कोई भी मान रख सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी। दोनों ही y को आप घटाकर लिख दीजिए, सही से लिमिट लगा दीजिए, और भाई अगर आप इसको हल कर पाओगे तो आपको घिरा हुआ क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देख लो, x की पावर 1/2 है, अगर इसका आप समाकलन कर दोगे तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा, x की पावर 3/2, उल्टा हो जाएगा तो यहां 2/3 हो जाएगा, और यहां पर x³ और अपॉन 3, 0 से लेके 1 तक। तो भाई पहले 1 वैल्यू रख दो तो यहां हो जाएगा 2/3, और वहां पर आ जाएगा 1/3। 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, भाई घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1/3, और भाई चाहो तो यहां पे आप लिख दो वर्ग मात्रक। तो जो हमारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/3 वर्ग मात्रक। अब भाई इसका गा वाला खंड देख लो। हमारे पास यहां कोई दो समतल है, कह रहा है कि भाई दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु और बिंदु 1,1,1 से जाने वाले भाई हमें समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो अगर आपने भाई समतल को ढंग से पढ़ा है तो भाई आप यहां तुलना करना जानते होंगे, ये वाला n1 हो जाएगा और ये वाला d1 हो जाएगा। जब भाई तुलना करोगे ये वाला n2 हो जाएगा और भाई ये वाला हो जाएगा d2,
अब भाई अगर आपको n1 d1 n2 और d2 मालूम हो गए हैं तो आप यहां से निकाल सकते हो समतल का समीकरण। अब भाई सूत्र क्या होता है, n1 प्लस अल्फा n2 इक्वल टू d1 प्लस अल्फा d2। अब भाई केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल अल्फा का मान ढूंढना है, और जैसे ही आपको भाई अल्फा का मान पता चल जाएगा आपको समतल का समीकरण मिल जाएगा। अब भाई केवल मान रख लो, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान देना। n1 का मान है, यहां हो जाएगा भाई i प्लस जे और प्लस के, लैम्डा n2 तो भाई यहां क्या हो जाएगा 2 लैम्डा i, यहां हो जाएगा 3 लैम्डा जे और भाई 4 लैम्डा के, इस प्रकार से। और बराबर में d1 का मान है 6 माइनस 5 लैम्डा। अब भाई क्या करो, आप यहां से ना आई जे के कॉमन निकाल लो इस प्रकार से, और यहां पे क्या हो जाएगा देखना, आई करोगे तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस जे, अब भाई जे में 1 प्लस 3 लैम्डा, इस प्रकार से। फिर भाई के में आ जाओ, यहां हो जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा, तो यहां कर लो के 1 प्लस 4 लैम्डा और यहां 6 माइनस 5 लैम्डा। भाई इतना आ गया। अभी कह रहा है कि हमारे पास जो बिंदु है वो 1,1,1 है, अर्थात जो ये वाला समीकरण है वो 1,1,1 से होकर जाएगा। अब भाई 1,1,1 का मतलब पता क्या होता है, आप r का मान क्या रख दोगे, i प्लस जे और प्लस के, 1,1,1। भाई r का मान रखो तो यहां पे हो जाएगा i प्लस जे और प्लस के, ठीक है। और भाई यहां पे क्या है i, यहां हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, यहां करोगे j तो 1 प्लस 3 लैम्डा, यहां पर भाई k 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू भाई यहां पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 लैम्डा। अब भाई ना यहां डॉट गुणा कर दो, अब आई गुणा करोगे तो भाई 1 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, यहां पर 1 प्लस 3 लैम्डा और यहां 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब ध्यान देना, 3 2 5 4 9 और 5 14, लैम्डा हो गए 14, 1 1 1 वहां बचेंगे 3, तो भाई लैम्डा का मान क्या हो जाएगा 3/14। लैम्डा का मान मालूम हो गया। अब भाई लैम्डा का मान आप यहां पे रख सकते हो इस वाले में, और जैसे ही आप भाई लैम्डा का मान रख दोगे जो भी यहां आंसर आपको मिलेगा वह हो जाएगा समतल का समीकरण। तो भाई प्रतिच्छेदन बिंदु मालूम हो और अगर बिंदु मालूम हो तो आप इस प्रकार से समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हो। पहले मानना होता है, फिर n1 n2 के मान रख दो, और भाई जो भी आपका बिंदु हो उस हिसाब से r का मान रख दो, फिर डॉट वाली गुणा करके वहां से लैम्डा का मान निकालो और लैम्डा का मान जाके यहां पर आप रख सकते हो। अब भाई इसका घा घड़ी वाला देख लो, चौथा खंड क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनमतीकरण करना है, अर्थात भाई इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास व्यवरोध कौन कौन से हैं, एक भाई इस प्रकार से दे रखा है, एक दे रखा है 3x प्लस 5y छोटा है बराबर है 15, उसके अलावा भाई y अक्ष दे रखा है और x अक्ष दे रखा है, और आपको ना इसकी निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, पहले इसका और इसका ना आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो पहले ये असमीकाएं हैं, इनको ना आप समीकरण बना लो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां हो जाएगा x/8 प्लस y/8 इक्वल टू 1, तो भाई आ जाएगा 8,0 और 0,8। आपको ना बिंदु मालूम पड़ गए। सेम यहां पे करो 15, तो भाई यहां पहले क्या करोगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 15 से यहां भाग कर दो, तो यहां पे आ जाएगा x/5 y/3 इक्वल टू 1, और भाई बिंदु कौन से हो जाएंगे 5,0 और 0,3। बिंदु मालूम हो गए। अब भाई रेखाओं को आप बना लो इस प्रकार से, देखना पहली है 8,0 0,8, ये तो कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। ये भाई हो जाएगा 8,0 और 0,8। अब देखना x प्लस वाई जो है वो बड़ा है। अब भाई जो बड़ा है अर्थात इसका जो संगत क्षेत्र होगा कुछ इस प्रकार से होगा, भाई मूल बिंदु से दूसरी तरफ होगा, उधर की ओर होगा, जो भी संगत क्षेत्र आएगा वो भाई उधर की ओर जाएगा। दूसरा देख लो 3x प्लस 5y बराबर 15, अब भाई इसे बना लो, तो भाई ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, ये देखना ये 5,0 है और ये भाई मान लो 0,8,
3 है। अब ये छोटी है, देखा छोटा है तो मूल बिंदु की तरफ रहेगा इस प्रकार से। तो भाई ये आएगा मूल बिंदु की तरफ, 0,0 यहां लिख लो, और वो जाएगा मूल बिंदु से बाहर, अर्थात भाई दोनों में आपको कोई कॉमन एरिया नहीं मिलेगा, कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं होगा। और अगर भाई कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है तो आप इसकी ना तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो और ना ही मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि भाई दोनों में कोई कॉमन एरिया आया ही नहीं है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 60%। तो भाई अगर हम हिंदी को H मानकर चलें, हिंदी को H मानकर चलें तो भाई PH क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ हिंदी, ठीक है, 60% है तो हो जाएगा 60/100। फिर भाई कह रहे हैं कि 40% जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। तो भाई अंग्रेजी को ना आप ई मानकर चलो, भाई इंग्लिश तो उसे हम मानकर चल रहे हैं ई, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 40/100। कह रहा है कि 20% जो है वो दोनों पढ़ते हैं, और भाई दोनों वाले बड़े खतरनाक है जो दोनों ही पढ़ लेते हैं, तो भाई यहां हो जाएगा 20/100। तो ये 3 बातें तो आपको मालूम है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ना तो हिंदी है और ना ही अंग्रेजी पढ़ती है। तो भाई कोई अखबार नहीं पढ़ना आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वो लोग जो कोई ना कोई अखबार तो पढ़ते ही हों, या तो हिंदी पढ़ते हों या अंग्रेजी पढ़ते हों, बस दोनों में से कोई ना कोई तो पढ़ते हों। अगर आपको या तो हिंदी या अंग्रेजी निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे यूनियन की वैल्यू। इसका मतलब है या तो हिंदी या अंग्रेजी। कैसे निकालोगे भाई, यहां हो जाएगा PH, यहां PE और माइनस इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है भाई, मान रख लो। तो हो जाएगा 60/100, यहां 40/100 और माइनस 20/100। तो भाई यहां आ जाएगा 80/100। अर्थात 80% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई अखबार तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें निकालना है कि ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी, कोई भी ना पढ़ते हो। अगर भाई ना तो निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 - P इस प्रकार से भाई लिख लो। इसका मतलब है कोई ना कोई पढ़ते हो, 1 माइनस कर दोगे तो कोई नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - 80/100। तो भाई आ जाएगा 20/100। हल करोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो भाई ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/5। आप भाई दूसरा खंड देख लो इसका, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। भाई हिंदी का अखबार पढ़ती है ये बात तो फिक्स है, अब अंग्रेजी का पढ़ती है इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो भाई जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसे ऊपर रखना होता है और जो फिक्स होता है उसे नीचे रखना पड़ता है। इसका भाई सूत्र कैसे बनाते हैं, ऊपर लिखनी है दोनों की इंटरसेक्शन, और भाई नीचे जो नीचे होता है उसे नीचे रखा जाता है। इंटरसेक्शन का मान है 20/100, तो यहां हो जाएगा 20/100, और भाई PH का मान है 60/100। 100 कैंसिल, 20×3 60। भाई आंसर में आ जाएगा 1/3। कि अगर कोई हिंदी का अखबार पढ़ता है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3।